हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने टॉपिक किया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हम 8 टाइप बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 9 टाइप। कौन से टाइप? 9 टाइप। स्टूडेंट्स, आप ध्यान सुनिए। आपको याद होगा जब मैंने आपको 8 टाइप का बेसिक कराया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आपको बिल्कुल बेस्ट वे में समझाया था। बताइए बेसिक क्या था? फर्स्ट रूल क्या था? जितने वेक्टर उतने स्केलर्स। मान लो 3 वेक्टर हैं, स्केलर्स भी कितने होंगे? 3। किस फॉर्म में लिखा था? C1 इंटू V1, C2 इंटू V2, C3 इंटू V3 इक्वल टू 0। याद है स्टूडेंट्स? फिर मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए तो वेक्टर हाँ जी, अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स क्या आ जाए? नॉन जीरो, या एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वेक्टर्स बनते हैं डिपेंडेंट। क्या बनते हैं? डिपेंडेंट। अगर सॉल्व करने के बाद सारे के सारे स्केलर्स जीरो आ जाए तो वेक्टर्स बनते हैं इंडिपेंडेंट। दोबारा सुनिए, अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए या एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वेक्टर्स बनते हैं डिपेंडेंट। अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स जीरो आ जाए तो वेक्टर्स बनते हैं इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स, याद है? वो आपका फर्स्ट रूल था आपका। उसी तरह एक रूल आपका मैट्रिक्स में भी होता है। किस में होता है? मैट्रिक्स में भी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैट्रिक्स में क्या होता है? हाँ जी, फर्स्ट रूल क्या था मैं आपको बता चुका प्रीवियस सेक्शन में। अब आपका सेकंड रूल क्या है? लिसन, अगर आपने चेक करना है वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर कैसे इंडिपेंडेंट, तो एक मेथड और भी होता है चेक करने का। हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए? नॉन जीरो, तब तो क्या होता है? वेक्टर्स आपके बनते हैं इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स क्या बनते हैं आपके? इंडिपेंडेंट। और अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो वेक्टर्स बनते हैं आपके डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ये आपका सेकंड रूल है चेक करने का कि वेदर गिवन वेक्टर्स आपके डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था, और सेकंड रूल अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तब तो इंडिपेंडेंट, डिटरमिनेंट जीरो आए तो डिपेंडेंट। आप चाहो तो क्वेश्चन को इस वे से भी चेक कर सकते हो, बट ये मेथड आपने तब लगाना है जब आपने गिवन क्वेश्चन में किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तब आपने ये मेथड फॉलो करना है। आपको याद होगा प्रीवियस सेक्शन में आपने चेक किया था वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, तो चेक कैसे किया था? बाय फर्स्ट स्टेप रो एक्लन फॉर्म बनाई थी। क्या बनाई थी? रो एक्लन फॉर्म। उसमें लास्ट में क्या था? अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से इक्वल आ जाए तब तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से लेस आ जाए तो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। वो मेथड कब करना है? जब आपने चेक करना हो कि वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ये मेथड का फॉलो करना है जब वेक्टर आपको डिपेंडेंट गिवन हो। क्या गिवन हो? डिपेंडेंट, और आपने कांस्टेंट निकालने हो। क्या निकालने हो? कांस्टेंट। मतलब वेक्टर आपको डिपेंडेंट गिवन होंगे तो उस केस में आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तब ये मेथड यूज करना आपने। तो इन शॉर्ट ये मेथड तब यूज करना है जब गिवन वेक्टर्स में किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर आपने चेक करना हो तो जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था उस वे से क्वेश्चन करना आपने। आई होप सभी स्टूडेंट को डिफरेंस पक्का हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 9 टाइप क्वेश्चन। 9 टाइप टॉपिक का नाम क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और 9 टाइप क्या है? व्हेन वेक्टर्स आर गिवन linearly dependent. Linearly dependent, and we have to find value of constant. We have to find value of constant. अगेन स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूं, ये मेथड तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में आपको जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट गिवन हो और आपने किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। बट अगर आपने चेक करना है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, फिर आपने क्वेश्चन प्रीवियस स्टेप से करना है, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हाँ जी, कौन से बनाए थे अपने? रो एक्लन। ये मेथड तभी लगाना है जब आपने गिवन वेक्टर्स में किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टाइप का नाम क्या है? 9 टाइप क्वेश्चन। हमें वेक्टर्स क्या गिवन है? डिपेंडेंट, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट वेक्टर्स, हाँ जी, सच दैट वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या आपके? 1 -1 3, 1 -1 3, 1 2 -3 and A 0 1 are linearly dependent. आई होप सभी को डिफरेंस पक्का हो गया होगा।
कब आप लगाना है प्रीवियस मेथड और कब लगाना आपने ये वाला मेथड, जो हम टाइम टाइप में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे ध्यान सुनिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेक्टर्स डिपेंडेंट है। कैसे हैं? डिपेंडेंट। हमने फाइंड करनी है कांस्टेंट ए की वैल्यू, कांस्टेंट ए की वैल्यू। तो बता चुका हूं ये जो मेथड है डिटरमिनेंट वाला कब यूज करना है, जब वेक्टर्स एलडी गिवन हो और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। अब फ्रेंड्स एक बात और सुनिए, आपको बताया था अगर स्केलर्स को राउंड और ब्रैकेट में लिखे तो क्या बनता है, वेक्टर बनता है। तो एक बार ध्यान सुना, वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो और कॉलम फॉर्म में लिख सकते हो, एक ही बात होती है, बट कॉलम में कॉमा मत डालना, यहां कॉमा नहीं आएगा, इस बात ध्यान रखना आपने। अगर राउंड ऑफ में लिखते हो तो बीच में कॉमा आता है, बट अगर कॉलम फॉर्म में लिखते हो वेक्टर को तो बीच में कॉमा नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ हैव सेम मीनिंग। चाहे वेक्टर को राउंड ऑफ में लिखो चाहे कॉलम में लिखो, एक ही बात है, वो चॉइस आपकी है। लेकिन जब कॉलम में लिखते हैं तो बीच में कॉमा नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए हमारे पास वेक्टर किस फॉर्म में है, कॉलम फॉर्म में है। किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले राउंड ऑफ में और बीच में क्या डालेंगे, कॉमास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट b1 इज इक्वल टू 1 -1 3, v2 इज इक्वल टू 1 2 -3, v3 इज इक्वल टू a 0 1। तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि जो वेक्टर आपके कॉलम फॉर्म में थे किस फॉर्म में लिखा, राउंड ऑफ में, और बीच में क्या लगा दिया, कॉमा से। देखो कॉमा से लगा दिया आपने। तो चाहे कॉलम में लिखो चाहे राउंड ऑफ में लिखो, एक ही बात होती है, बट कॉलम फॉर्म में कॉमा नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ कॉमा डाल देना गलत हो जाएगा आपका, राउंड ऑफ में कॉमा आता है, यहाँ पे कॉलम में ऐसे होता है आपका। तो बोथ हैव सेम मीनिंग, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले से मैंने क्या किया, इसकी नेमिंग कर दी। शुरुआत बिल्कुल वैसी करनी है जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में की थी। कितने वेक्टर हैं, 3, स्केलर भी 3। कंसीडर स्केलर्स C1, C2, C3 such that, हाँ जी क्या रूल था, C1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C3 इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। पैटर्न बिल्कुल सेम है स्टार्टिंग का, जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में किया था। वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 की वैल्यू कितनी है 1 -1 3, V2 की वैल्यू कितनी है 1 2 -3, और V3 की वैल्यू कितनी है आपकी A01 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो जीरोस भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, C1 -C1 3C1, और यहाँ पे C2 2C2 -3C2, यहाँ पे AC3 0C3 C3। अभी सारे स्टेप वही चल रहे हैं जो प्रीवियस स्टेप में कहते हैं, एडिशन कर दो कॉरस्पॉन्डिंग। तो C1 प्लस C2 प्लस AC3, फिर कॉमा -C1 प्लस 2C2 प्लस 0C3, कॉमा 3C1 -3C2 प्लस C3। फिर बता चुका हूं अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से कंपेयर कर दो, C1 प्लस C2 प्लस AC3 इक्वल टू 0, यहाँ पे -C1 प्लस 2C2 प्लस 0C3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3C1 -3C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स चेक कीजिए, अभी हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, हम बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं जैसे आपने प्रीवियस स्टेप यानी 8 टाइप पे किया था। आप चेक कर लीजिए, अभी तो बिल्कुल सेम किया है, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या बनाएंगे इसे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, 1 1 A, देन -1 2 0, और देन 3 -3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब डिफरेंस आ जाएगा। आपको याद होगा प्रीवियस स्टेप में हमने चेक किया था कि वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, तो हमने बनाई थी फर्स्ट स्टेप रो एक्लोन फॉर्म, याद है, आप चेक करिए प्रीवियस वीडियो, वहां हमने चेक किया था डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। बट इस टाइप में डिपेंडेंट गिवन है, डिपेंडेंट गिवन है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट वाला। कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट वाला, जिसका बेसिक मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर डिपेंडेंट गिवन है। क्या गिवन है, डिपेंडेंट गिवन है, चेक नहीं करना आपने। हाँ जी, तो चेक की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि अगर वेक्टर डिपेंडेंट है तो कब होता है, जब डिटरमिनेंट 0 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो इंडिपेंडेंट, 0 तो डिपेंडेंट।
बट मुझे डिपेंडेंट गिवन है तो डिटरमिनेंट को 0 लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे? सिंस वेक्टर्स आर गिवन linearly dependent, बता चुका हूं, समझाया था बेसिक। इंडिपेंडेंट में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, डिपेंडेंट में डिटरमिनेंट आपका जीरो होता है आपका। तो हम जी क्या लिख करेंगे? डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। क्योंकि डिपेंडेंट गिवन है तो डिटरमिनेंट को जीरो लेके चलेंगे। ये मेथड कब फॉलो करना है? जब हमें वेक्टर्स डिपेंडेंट गिवन हो और हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। अगर आपने चेक करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो चेक आपने प्रीवियस स्टेप से करना है। ये मेथड तभी फॉलो करना है जब हमें वेक्टर डिपेंडेंट गिवन हो और हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, तो डिपेंडेंट के लिए डिटरमिनेंट जीरो होता है, इंडिपेंडेंट के डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है। तो डिपेंडेंट गिवन है तो डिटरमिनेंट को जीरो लेके चलोगे। पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो, डिटरमिनेंट 1 1 a -1 2 0 3 -3 1 इक्वल टू 0। आप सभी स्टूडेंट्स प्लस 2 में डिटरमिनेंट सॉल्व कर चुके हो? बताओ जी कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट एलिमेंट को सेम लिखते हैं, जिस एलिमेंट को लिखा है उससे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं। आपने 1 लिखा है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, क्या बचेगा? 2 0 -3 1। फिर बीच में क्या लगाते हो? माइनस। अब कौन सा एलिमेंट? सेकंड वाला। हाँ जी, अब जो सेकंड एलिमेंट है उससे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दोगे, तो ये फर्स्ट रो छोड़ देना और सेकंड कॉलम छोड़ देना, तो क्या आ जाएगा? -1 0 3 1। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। अब कौन सा एलिमेंट? थर्ड वाला। फिर सुनिए स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेम लिखा, इसकी रो और एक कॉलम स्किप कर दिया आपने, ये एलिमेंट लिख लिया आपने डिटरमिनेंट में। फिर बीच में क्या लगाओगे? माइनस। फिर सेकंड एलिमेंट, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ दिया आपने, ये एलिमेंट लिख लिया आपने डिटरमिनेंट में। फिर बाद में क्या लगाते हो? प्लस। फिर कौन सा एलिमेंट? थर्ड एलिमेंट। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया आपने, ये एलिमेंट किस लिख दिया आपने? डिटरमिनेंट में। ये आ जाएगा आपका -1 2 3 और -3 इक्वल टू 0। अब सभी स्ट्रेंथ्स को 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है अच्छी तरह, सॉल्व कीजिए। कैसे करते हैं? 1, हाँ जी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2, बीच में क्या करते हैं? माइनस आपकी तरफ से। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × -3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे क्या आपका? माइनस। हाँ जी, क्या आ जाएगा बताइए? -1 × 1 -1, बीच में क्या लगाते हैं? माइनस। 0 × 3 0 प्लस a, -1 × -3 प्लस 3, बीच में क्या लगाते हैं? -3 × 2 6। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 + 1 और प्लस a इंटू -3 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 3 - 3a इक्वल टू 0। तो 3 = 3 आ जाएगा और a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो जिस कांस्टेंट की आपने वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 आ गई। स्टूडेंट्स आई रिपीट, ये मेथड तभी फॉलो करना है जब वेक्टर्स आपको डिपेंडेंट गिवन है और आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यूज करना आपने डिटरमिनेंट मेथड। क्योंकि डिपेंडेंट गिवन है तो डिटरमिनेंट को 0 लेके चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने p की वैल्यू निकालनी है और ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं आपके? डिपेंडेंट हैं। आपको बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में या तो वेक्टर कॉलम फॉर्म में लिखते हैं या फिर राउंड ऑफ ब्रैकेट लिखते हैं। जब राउंड ऑफ में लिखते हैं तो बीच में क्या आते हैं आपके? कॉमास आते हैं आपके। ठीक है, और जब कॉलम में लिखते हैं तो बीच में कॉमास नहीं आते हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। लेट v1 = 1 -1 3। अगेन वेक्टर किस फॉर्म में है? कॉलम फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा? राउंड ऑफ में, तो बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ हैव सेम मीनिंग। इसे v2 मान लो। v2 कितना है? 1 p 3 और v3 कितना आपका? 1 0 1। फिर से कितने वेक्टर हैं? 3। शुरुआत वैसे करनी है। स्केलर भी कितने होंगे? 3। कंसीडर स्केलर्स c1 c2 c3 सच डेट। बहुत बार कर चुके, बताओ स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिखना है? c1 v1 c2 v2 c3 v3 इक्वल टू 0। सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए। v1 की वैल्यू कितनी है? 1 -1 3। v2 की वैल्यू कितनी है? 1 p 3। v3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 0 1।
हाँ जी, ईच वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो जीरोस भी कितनी आएंगी? 3 आएंगी। अब क्या करते हैं नेक्स्ट है, स्केलर्स अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 माइनस C1 3C1, यहाँ पे C2 PC2 3C2, यहाँ पे C3 0C3 C3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन, पहले सबका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करो, C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर सबका सेकेंड एलिमेंट ऐड करो, माइनस C1 प्लस PC2 प्लस 0C3, सबका थर्ड ऐड करो, 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3, 0 0 0। अब क्या करते हैं? कंपेयरिंग, अगर दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं? इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आपको बहुत बार बता चुका हूं। बनाओ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। दूसरी, माइनस C1 प्लस PC2 प्लस 0C3 इक्वल टू 0। तीसरी, 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपके पास? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप स्टूडेंट चेक कीजिए, हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर चेक करना होता, हाँ जी, तो हम क्वेश्चन किससे करते हैं? 8 टाइप से, जो मैं आपको करा चुका हूँ। बट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, वेक्टर डिपेंडेंट है, हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे? 9 टाइप से। कौन सा मेथड? डिटरमिनेंट मेथड। हाँ जी, बता चुका हूँ, डिपेंडेंट गिवन है तो डिटरमिनेंट को 0 लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो क्वेश्चन आपने 8 टाइप से करना है, और अगर आपको डिपेंडेंट गिवन हो, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो क्वेश्चन आपने 9 टाइप से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? पहले से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, एक वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 1 माइनस 1 P 0 3 3 1। क्लियर है? अब फिर से वही लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज थी? सिंस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखिए, क्या आ जाएगा? 1 1 1 माइनस 1 P 0 3 3 1 इक्वल टू 0। अब फिर से डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा? P इंटू 1 P माइनस 0, बीच में माइनस 1, फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0, फिर प्लस 1, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, कितना आ जाएगा? माइनस 3 P इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? P प्लस 1 माइनस 3 P इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस 2P माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, P माइनस 3P माइनस 2P और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 2P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 2 आ जाएगी, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1। तो हमारा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1। तो इसमें ध्यान रखना, ये मेथड तभी फॉलो करना है जब वेक्टर सबको डिपेंडेंट गिवन हो और आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। तो पिछले क्वेश्चन में A की वैल्यू निकाली थी, इस क्वेश्चन में आपने P की वैल्यू निकाली है। तो इसी साथ आपकी एक टाइप आपकी खत्म हो जाएगी आपकी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को रैंक ऑफ मैट्रिक्स 9 टाइप बिल्कुल बेस्ट समझ आ चुकी होगी। इसकी नेक्स्ट स्टेप हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।